हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी एग्जामिनेशन नीड। मैं हूं रोहित, आपकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी, और हम कर रहे हैं बच्चों करंट अफेयर्स के टॉप 30 क्वेश्चंस जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एग्जाम के अंदर आने के। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस। और याद रखिए बच्चों, एसएससी एक्सपर्ट का ऑनलाइन बैच आ चुका है फॉर द एसएससी फाउंडेशन। ठीक है, कितने रुपए में? 1999, मतलब 1999 रुपए में मात्र। जाइए अभी और डाउनलोड कीजिए टीम एक्सपर्ट। पूरी टीम के साथ आपको जो है जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट है आपकी एसएससी की प्रिपरेशन के अंदर, वो सारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। यूट्यूब चैनल का नाम पता है आपको, एसएससी एक्सपर्ट। ऐप का नाम क्या है बच्चों? टीम एक्सपर्ट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु हैज रिसीव्ड द फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, मतलब फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो बच्चों यहाँ पे क्या है, फीमेल की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे चार हमें दे रखी हैं। ठीक है, चार हमें दे रखी है यहाँ पे, और सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बच्चों हमारे पास यहाँ पे पारुल चौधरी। किसको दिया? पारुल चौधरी। यहाँ पे 3000 मीटर स्टिपल चेज, ठीक है, स्टिपल चेज, और 5000 मीटर के अंदर क्या है? ये 5000 मीटर की लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। कौन है ये? लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एथलीटिक, इसमें 3000 मीटर स्टिपल चेज और 5000 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर किसके द्वारा दिया जाता है सर? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि सर मेल का अवार्ड किसको मिला है, पुरुष कैटेगरी में अवार्ड किसने जीता है महिलाओं के अलावा, तो वो हो जाते हैं हमारे नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा साहब जेवलिन थ्रो के अंदर जो है वो, ठीक है, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो। ठीक है, ये आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2025 का फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब कि यहाँ कौन सी महिला है जिन्हें एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, वो है हमारी पारुल चौधरी। ठीक है, किस गेम से संबंधित है सर? 3000 मीटर स्टेपल चेज और 5000 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर। पुरुष का पूछ लेता है तो नीरज चोपड़ा आपको पता है जेवलिन थ्रो के अंदर है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। देन इसके अलावा यहाँ पूछ रहा है कि पद्म पुरस्कार के संदर्भ संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू पद्मा अवार्ड 2026 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, अगर मैं बात करता हूं हमारे भारत के सर्वोच्च सम्मान की, तो सर्वोच्च सम्मान मतलब कि हाईएस्ट ऑनर जो है वो है भारत रत्न। और उसके बाद आते हैं फिर हमारे पास कौन से? पद्म भूषण और पद्म विभूषण, और उससे छोटा होता है पद्म श्री। तो यहाँ पे जिनके आगे भी पद्म लग जाता है उनको क्या कहा जाता है? पद्म अवार्ड कहा जाता है। उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन आया है आपके पास। ठीक है, कि पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। द पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस एनुअली ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी सही हो जाती है कि हर साल 26 जनवरी को यहाँ पे अनाउंस किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इस साल जैसे आपके इस साल किस किस को मिला है सर? इस साल मिलने वालों की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आर माधवन हो जाते हैं हमारे। ठीक है, आर माधवन के अलावा बच्चों हमारे मामुट्टी करके एक एक्टर है साउथ के, मलयालम सिनेमा, इनको मिला है। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा के अलावा बच्चों यहाँ पे बहुत फेमस सिंगर है हमारी अलका याग्निक जी, उनको मिला है। ठीक है, तो दीज आर सम फ्यूअर फेमस नेम जो है, इन लोगों को यहाँ पे पद्म पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पद्म विभूषण केवल सार्वजनिक मामलों, मतलब कि पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल गलत हो जाता है। ये स्टेटमेंट पद्मा अवार्ड इज अवार्डेड ओनली ओनली फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स। ये जो है केवल और केवल जो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सेवा के लिए ही प्रदान किया जाता है, ये हमारा गलत हो जाता है। कि उसके अलावा क्यों है सर? क्या क्या है सिनेमा में? ठीक है, सिनेमा के अलावा लेखन में, लेखन के अलावा बच्चों किसके अंदर? आर्ट्स के अंदर, मतलब कि कला के अंदर। ठीक है, कला के अलावा बच्चों यहाँ पे विज्ञान के अंदर। ठीक है, विज्ञान के अलावा सार्वजनिक मामलों के अंदर। ठीक है, आदि के माध्यम से जाते हैं। केवल और केवल यहाँ पे किसके है? पब्लिक अफेयर्स के लिए नहीं मिलते हैं। बहुत सा सिनेमा, लेखन, कला, विज्ञान, खेल, आप देख ही रहे हो ऊपर रोहित शर्मा को मिला है, इंडियन क्रिकेट टीम के खेलते हैं वो। ठीक है,
तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देन पूछ रहा है कि दी पद्मा अवार्ड्स कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता है, ये जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं किया जाता है, इसका गठन किया जाता है बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर इसके अलावा पूछ रहा है कि विदेशी नागरिकों एवं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी पद्म पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होते हैं। मतलब कि द फॉरेन नेशनल एज वेल एज द ओसीआई सिटीजन, द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आर आल्सो एलिजिबल टू रिसीव पद्मा अवार्ड्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ। ठीक है, तो यहां देखिए क्या हो चुका है, मेरा पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। पूछ रहा है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। तो हमारे पास ऑप्शन दिखता है बच्चों यहाँ पे केवल 1 और 4, यहाँ पे ओनली 1 एंड 4। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके। ठीक है, चलिए देन इसके अलावा ठीक है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग सुमन रोड में 2030 आर करेक्ट। मतलब कि यहाँ पे जो है भारत ने ठीक है अपनी जो है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी एज वेल एज वुमेन की हेल्थ को सुधारने के लिए यहाँ पे एक रोड मैप तैयार किया है, जहां के अंदर हमने टारगेट कहां तक के रखे हैं, 2030 तक के रखे हैं। क्लियर है, तो ये पूछ रहा है इट एम्स टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एमएमआर टू बिलो 70 पर 1000 लाइव बर्ड्स बाय 2030। मतलब कि होता क्या है सर, अगर किसी भी महिला की डेथ, अगर किसी की महिला की डेथ या तो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट मतलब कि अबॉर्शन के 42 दिन के भीतर हो जाती है, तो उसे कहते हैं बच्चों हम मैटरनल डेथ। ठीक है, जब मैं उसको नापता हूं उसे क्या कहते हैं, मैटरनल डेथ कहते हैं। याद रखिएगा किसके दौरान, या तो सर प्रेग्नेंट हो, या तो क्या हो सर, महिला हो, महिला है, अगर महिला गर्भ के दौरान, या तो गर्भ के दौरान, या फिर सर यहां पे क्या है सर, टर्मिनेशन मतलब कि अबॉर्शन, नॉट अ प्रॉपर वर्ड, के 42 दिन के भीतर। अगर उनकी डेथ हो जाती है, अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो बच्चों उसको कहते हैं मैटरनल डेथ। इसको क्या कहते हैं, मैटरनल डेथ, मतलब कि मातृ मृत्यु, मातृ मातृ मृत्यु। ठीक है सर, अगर मैं इसको प्रति प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर तुलना कर देता हूं, तो ये कहलाती है मेरी फिर मातृ मृत्यु दर। ठीक है, पर 1 लाख बच्चों पर ऐसी कितनी माएं हैं जिनकी डेथ गर्भावस्था के दौरान, गर्भ ठीक है, या फिर बच्चों को डिलीवरी के दौरान, या फिर डिलीवरी या फिर टर्मिनेशन के 42 दिन के भीतर भीतर हो जाती है, कितने, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, मतलब कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, फिलहाल पूछ ले कि सर ठीक है इसका जो टारगेट है वो अपन ने कितना रखा है सर, सुमन रोड मैप के अकॉर्डिंग, सुमन रोड मैप 2030 के अकॉर्डिंग अपन ने इसका टारगेट रखा है कि सर इसको क्या करना है, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर कितने करना है, 70 से कम करना है। कितना करना है सर, कम से कम 70 से कम, मतलब 1 लाख बच्चों की, अगर 1 लाख औरतें हैं, 1 लाख बच्चे तो 1 लाख औरतें, मतलब किसी के ट्विंस भी हो सकते हैं। तो एक्सेप्शनली मैं ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूं कि सर क्या हो, कि सर उसमें से केवल और केवल क्या हो, 70 से कम महिलाओं की क्या हो, मृत्यु हो। ठीक है, अभी पूछ ले वर्तमान में क्या चल रही है इधर। ठीक है, वर्तमान दर अगर आपसे पूछ लेता है करंट रेट क्या चल रही है, तो वो चल रही है बच्चों 97। कितनी है अभी, कितनी है 97। इसको कहां तक लेकर जाना है, ठीक है, 2070 से कम कब तक करना है, 2030 तक करना है। ठीक है, अब पूछ लेता है ये कि सर ये किससे जुड़ा हुआ है, तो सब एक है हमारे यहाँ पे, कौन सा है, ठीक है, एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, समावेशी विकास लक्ष्य। इस लक्ष्य का गोल नंबर 3, लक्ष्य नंबर 3, और 3 के अंदर भी कौन सा, 3.1। ठीक है, 3 लक्ष्य नंबर देखो क्या ध्यान है सर, ये क्या है, टोटल सर 17 गोल है, 17 लक्ष्य है, और उन 17 लक्ष्यों के अंदर कितने हैं सर, 169 उपलक्ष्य।
ठीक है, तो क्या है सर, लक्ष्य तो ये 3 है, उपलक्ष्य नंबर क्या है 3.1, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर एक बार देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे फिर इसके अलावा सर किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में ध्यान देगा, ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिए कि कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ध्यान देगा। सर देखिए हमारे यहाँ बीमारू राज्य कौन कौन सा है, मतलब कुल मिला के सर 13 ऐसे राज्य हैं। कुल मिला के ये जो रोड मैप है ये किस पे फोकस कर रहा है बच्चों, सर 13 ऐसे राज्य हैं। यहाँ पर 13 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें, मतलब हेल्थ केयर थोड़ी सी पिछड़ी हुई है। जैसे कि मैं बात करता हूं बच्चों, यूपी, बिहार, बिहार के अलावा एमपी, एमपी के अलावा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के अलावा यहाँ पे राजस्थान। हालांकि राजस्थान का जो हेल्थ मॉडल है हाल फिलहाल कंपैरेटिवली इंडिया से बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन थिंग्स, आपने हाल फिलहाल न्यूज भी पढ़ी होगी, तो वहां पे भी थोड़े बहुत स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट की यहाँ पे जरूरत है। तो कुल मिला के ऐसे 13 राज्य, और 13 राज्य के अंदर लगभग 130 जिले, डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे अपन। देखिए चलो फिर इसमें करते हैं कि सुमन रोड मैप 2030 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 2030 तक तो मातृ मृत्यु दर, मतलब कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम करना है। 70 से कम करना है, मतलब ये चीज बिल्कुल सही है। दूसरा है ये केवल शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है, नहीं सर, क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों पर भी है। ठीक है, अर्ध शहरी क्षेत्र या फिर अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों पर भी है, अर्ध शहरी क्षेत्रों पर भी है, सब जगह ही लगेगा सर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये मातृ व नवजात स्वास्थ्य से जुड़े एसडीजी की प्राप्ति के अनुरूप है। बिल्कुल सर, मैंने बताया था अभी आपको, गोल नंबर 3.1 इसके अनुरूप है। ठीक है, ये 13 उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों के 130 जिलों पर केंद्रित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या हो जाता है सर, मेरा दूसरा गलत है, तो क्या हो जाता है 1, 3 एंड 4 ओनली। ठीक है, इसको भी आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। इट इज फोकस्ड ऑन, ठीक है, ओनली अर्बन, ओनली ऑन अर्बन एरियाज, नहीं अर्बन पे भी नहीं है। ठीक है सर, यहाँ गलत हो जाता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्या हो जाता है 1, 3 एंड 4 ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी वीबीजी रामजी एक्ट। सर क्या है, करेक्ट पूछा है, सही पूछा है, किसके रिगार्डिंग, वीबीजी रामजी। तो क्या है सर, विकसित भारत, फुल फॉर्म भी पता हो तो भी हमारा काम हो जाता है, गारंटी फॉर, ठीक है, रूरल आजीविका मिशन, ग्रामीण रूरल एक्ट। सर क्या है, सर हमने जो है 2005 और 2009 के अंदर एक शुरू की थी योजना। ठीक है, 2005 में उसे नरेगा कहते थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और 2009 के अंदर वो आई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सर 2005, 2009, और ये आ चुकी है बच्चों हमारी 2025-26 के अंदर। क्लियर है, तो सर इन दोनों को रिप्लेस करके किसको लाया गया है सरकार द्वारा, वीबीजी रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025। क्या करता है सर, नरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार था, इसके अंतर्गत कितना कर दिया गया है 125 दिन का। इसमें क्या कर दिया गया 125 दिन का। इसके अलावा क्या कर दिया है सर, आजीविका मिशन है, मतलब कि यहाँ पे सर कौशल विकास पे भी मुख्यतः ध्यान दिया जाएगा, कौशल विकास पे ध्यान दिया जाएगा। और इसके अलावा क्या है बच्चों, यहाँ पे जो है नीति आयोग की एक स्पेशल टास्क फोर्स है, किस पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये भी है कि सर कौशल विकास तो करना ही है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इस योजना को किस पे आधार कर दिया है सर, बाजार आधारित कर दिया गया है, बाजार आधारित कर दिया गया है, मतलब कि अब सर सिर्फ अवसंरचना के निर्माण से संरचित नहीं रहेगी, ये पीपीपी मॉडल पर भी काम कर पाएगा। आने वाले टाइम पे इसके और नए आयाम भी खुलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या कर रहा है, इट रिड्यूसेस द गारंटी एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 100 डेज टू 75 डेज। नहीं सर, ये तो है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, अब पूछ रहा है इट इज एप्लीकेबल ओनली टू अर्बन हाउस होल्ड। नहीं सर, ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगा, जब नाम ही ग्रामीण है, जब नाम ही ग्रामीण है तो अर्बन हाउस होल्ड पे तो लगने से रहा। इट फिक्सेस द नेशनल मिनिमम वेज बिलो 250 पर डे। नहीं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं अभी अपने पास। क्या है बच्चों, ये क्या करता है, इट रिप्लेसेस एमजी नरेगा एंड इंक्रीज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट टू 125 डेज। बिल्कुल सही है।
क्लियर है? देख सकते हो आप सीधा, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से घटाकर 75 दिन करता है, ये भी गलत हो जाता है। ये केवल शहरी परिवारों में होता है, बिल्कुल नहीं होता सर। राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को कम करता है, नहीं सर। ये एमजी नरेगा की जगह लेता है और रोजगार की गारंटी को 100 से कितना कर देता है, 125 दिन कर देता है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाता है बच्चों, करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे कई बार अपॉइंटमेंट से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन आया है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन 2026, मतलब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आ जाता है बच्चों हमारा रवि अग्रवाल साहब। क्या है? रवि अग्रवाल जी, ये ध्यान रखिएगा आप, रवि अग्रवाल साहब को क्या है, सीबीडीटी का चेयरमैन दोबारा से पुनर्नियुक्त किया गया, इनके टर्म को आगे बढ़ाया गया है। 1988 के आईएएस ऑफिसर हैं, क्लियर है। इनके जो है वापस से इनको दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे वापस से, मतलब इस पद पे वापस से पुनर्नियुक्ति इनकी की गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए इसके अलावा पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026, ठीक है, मतलब कि प्रधान के लिए नामांकन किस मंत्रालय द्वारा आमंत्रित किए गए हैं? मतलब कि क्या है सर, यहाँ पे देखिए, बाल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, मतलब कि बाल, ठीक है, किस दिन, वीर बाल दिवस के दिन ये मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 26 दिसंबर के दिन ये मनाया जाता है। क्यों खास है सर? उस टाइम पे अगर मैं बात करता हूँ 1707 के अंदर, ठीक है, 1707 के अंदर यहाँ गुरु गोविंद सिंह है, सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, बहुत ठीक है। तो हमारे जो, ठीक है, उन्होंने भी हमारे लिए काफी कुछ काम किया, सोसाइटी के अंदर काफी कुछ रिफॉर्म्स लेके आए। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे, उनके दो पुत्र थे, और उन्होंने जो है फोर्सफुली अपने धर्म को छोड़ने से मना कर दिया था, और इतनी कम उम्र में, 9 साल और 7 साल, ठीक है, 9 साल और 7 साल की उम्र में दोनों पुत्रों ने ही क्या कर दिया था बच्चों, अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, मतलब बलिदान दे दिया था। और उन्हीं के इस सेक्रीफाइस को हम सम्मानित करने के लिए यहाँ पे क्या मनाते हैं, ठीक है, वीर बाल दिवस मनाते हैं। कब? 26 दिसंबर को, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है कि सर गांव में हमारे भारत की जनसंख्या के अंदर जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एक्सेप्शनल ब्रेवरी, ठीक है, यहाँ पे बलिदान या फिर करेज को दिखाते हैं, उनको हम उस दिन सम्मानित करते हैं। अब इसके लिए क्या होता है सर, नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन स्कूल कर सकते हैं, सरकारी मतलब सरकारी डिपार्टमेंट कर सकते हैं, पुलिस कर सकती है। पुलिस के अलावा अगर आपको लगता है कि आपने भी कुछ ऐसा बहादुरी का काम किया है, तो आप भी अपना नामांकन खुद भर सकते हैं, क्लियर है। तो इसको जो है यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अनाउंस करती है। क्या करती है? किसके पोर्टल पे जाके कर सकते हो सर? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोर्टल पे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अपन। मेकॉन लिमिटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा किस मंत्रालय द्वारा दिया गया है? ठीक है बच्चों, यहाँ क्या होता है सर, जब भी मैं बात करता हूं सर किसकी, सर अगर उद्योगों के प्रकार की बात करूं, उद्योगों के प्रकार मतलब कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करता हूं, तो एक होती है मेरी प्राइवेट, एक होती है बच्चों मेरी क्या, गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब मैं प्राइवेट की बात करता हूं, तो उसके अंदर हमें देखना होता है कि सर स्मॉल इंडस्ट्रीज कौन सी है। स्मॉल का मतलब हो जाता है हमारे पास कि सर फुटलूज इंडस्ट्रीज, जो बहुत छोटी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। इससे बड़ी होती है सर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मीडियम इंडस्ट्रीज, और एक होती है हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज। सर सेम ही जो है एक वर्गीकरण, एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के अंदर भी लगता है, मतलब सरकारी कंपनियों के अंदर भी लगता है, जिसके अंदर होता है बच्चों मिनी रत्न, ठीक है, फिर नवरत्न, फिर महारत्न स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिनी रत्न के अंदर भी 3 कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे मिनी रत्न स्टेटस जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा दिया जाता है, और इसके द्वारा क्या है, किसी मंत्रालय के द्वारा संदर्भित होना चाहिए। अब यहाँ बात होती है मिकॉन लिमिटेड। मिकॉन लिमिटेड है बच्चों स्टील बनाने वाली कंपनी है, स्टील बनाने वाली कंपनी 1954 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रांची के अंदर है, ठीक है, और काफी अच्छा काम कर रही है। शेड्यूल ए के अंदर आती है, किसमें सर? अगर मैं सीपीएसयूज की बात करता हूं, मतलब कि ठीक है, केंद्रीय सरकार के उपक्रमों की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ये शेड्यूल ए के अंदर आती है, मतलब काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और यहाँ पे जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मतलब कि इस्पात मंत्रालय के द्वारा मिनी रत्न 1 का स्टेटस यहाँ पे प्रदान किया गया है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अंडर मिशन आगमन, हाउ मेनी पेलोड्स विल विक्रम 1 कैरी, अनाउंस बाय स्काई रूट एरोस्पेस। मिशन आगमन के तहत विक्रम 1 कितने पेलोड लेके जाएगा, जैसा कि स्काई रूट एरोस्पेस ने यहाँ पे घोषणा की है। तो बच्चों क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस पहली, ठीक है, इंडिया की पहली प्राइवेट जो है कंपनी है जिसने अपना पर्सनल सैटेलाइट क्या है यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। तो पहले जो है सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाते थे सर? इसरो के द्वारा किए जाते थे, सारे काम इसरो के द्वारा किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट करने के लिए एक चीज खोली गई यहाँ पे, इसकी प्राइवेट विंग कॉल्ड दी एंट्रिक्स। क्या खोली गई? इसकी एक प्राइवेट विंग है, निजी विंग भी है, जिसका नाम है एंट्रिक्स। और उसी के तहत क्या है, मिशन आगमन के तहत यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को इन्वाइट किया गया, उनके लिए जो वीजीएफ फंडिंग थी उसको प्रोवाइड की गई, और वहां पे क्या किया गया, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर निजीकरण को थोड़ा सा प्रमोट किया गया, ताकि जो है प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है हमारे यहाँ पे डिफेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर आ सके। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सर
क्या नाम है पहले रॉकेट का? पहले रॉकेट का नाम है बच्चों विक्रम 1। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम से ट्रेंडिंग है। ठीक है, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है सर? स्काई रूट एरोस्पेस। कहां पे स्थित है ये? हैदराबाद के अंदर स्थित है। कहां पे है सर? हैदराबाद के अंदर ये स्थित है। पहली प्राइवेट वेंचर कंपनी है ये। इसके बाद क्या है? विक्रम 1 है। कितने पेलोड लेके जाएगा सर? ये कुल मिला के 6 पेलोड लेकर जाएगा। क्या लेके जाएगा? 6 पेलोड लेके जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा सर? एक क्रिस्टल फॉर्म है, एक क्रिस्टल्स क्रिस्टल ब्लूम है। ठीक है सर, रेप्लिकाज हैं, क्रिस्टल ब्लूम है, हीरे का कुछ ऐसा सा है, मतलब क्रिस्टलाइज्ड हीरे से बनी हुई कोई एक जो है क्या है? ब्लूम है। ब्लूम मतलब एक आकृति है जो इसके साथ जाएगी। इसके अलावा सर इसके अंदर एक मिनिएचर आर्ट जाएगा। ठीक है, जो आपने देखा होगा ना, मिनी मिनी छोटे छोटे से बने हुए होते हैं जिसके अंदर डिटेल्स रहती है, तो इसके अंदर एक मिनिएचर आर्ट जाएगा, जिसके अंदर 3 लोगों की प्रतिमा होगी। पहले होंगे सर हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, फाउंडर ऑफ आर क्या कहते हैं यहाँ पे, इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसके अलावा सर सीवी रमन, और हमारे मिसाइल मैन कौन कौन सर? APJ अब्दुल कलाम। इनका एक मिनिएचर आर्ट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सर थर्ड पे क्या जाएगा? एक रोबोटिक आर्म जा रहा है। ठीक है, चौथे पे जा रहे हैं सर सोलार, ठीक है, सोलर्स जा रहे हैं। ठीक है, पांचवे पे जा रहा है सर स्कोप, मतलब कि जो एक्सप्लोरेशन करने के काम में आता है। और सिक्स्थ के अंदर बच्चों क्या है सर? यहाँ पे जो है मल्टीपर्पज, मल्टी नेशनल इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे ये 6 चीजें यहाँ पे ये लेकर जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या है? कामराजार पोर्ट हाल ही में ही 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख पोर्ट बना है। ड्राफ्ट क्षमता का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए क्या है, शिप जो है, जो कार्गो है, वो क्या करेगी सर? वो पानी में ही तो तैरेगी, लेकिन इतना पानी तो होना चाहिए, बियॉन्सी फोर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स जिसको बोलते हैं। क्या होना सर? पानी के अंदर इतना गहरा तो हो पानी के नाव तैर पाए। तो सर क्या होता है, जितना गहरा हमारा क्या होगा सर पोर्ट होगा, उतने ही ज्यादा कैपेसिटी का हमारे पास कार्गो आ पाएगा, उतनी ही बड़ी क्षमता का जहाज हमारे पास यहाँ पे आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के अंदर इस क्षमता को क्रॉस करने वाला केवल और केवल एक ही पोर्ट था, जिसका नाम है बच्चों विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट। और इसके बाद बना है बेटा हमारा कामराजार। ठीक है, कामराजार पोर्ट जो है वो सेकंड नंबर पे बना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाल ही में 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता को हासिल करने वाला भारत का दूसरा प्रमुख पोर्ट बना है। ये उपलब्धि किस पोर्ट के बाद प्राप्त हुई? मतलब पहला पूछ रहा है, तो पहला कौन सा है सर? विशाखापट्टनम पोर्ट। चलिए आगे पूछते हैं, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है सर? एकमात्र भारतीय शहर है जयपुर। ठीक है, जयपुर। ठीक है, कौन से स्थान पे है सर? 6th रैंक पे है। कौन से स्थान पे है सर? 6th रैंक के अंदर है। पहले पे कौन सी है? पहले पे है बच्चों लंदन, दूसरे पे है बच्चों न्यूयॉर्क। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना, पहले पे लंदन है, दूसरे पे न्यूयॉर्क है, तीसरे पे पेरिस है, चौथे पे मैड्रिड है, स्पेन के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे जयपुर कौन से पे आता है? 6ठे नंबर पे आता है पूरे विश्व के अंदर खुशहाली के इंडेक्स के अंदर। मतलब कि यहाँ इस सिटी के अंदर जो है थोड़ी सी आपको हैप्पीनेस देखने को मिल जाती है। इसको और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संस्थापक कौन थे किसके कहने पे सर? जो है यहाँ पे जयसिंह सेकंड, जयसिंह सेकंड के नाम पे इसका नाम रखा गया है जयपुर। इट वाज आल्सो द वन ऑफ द फोर मोस्ट प्लान सिटीज इन इंडिया। ठीक है, काफी जो है अच्छा शहर है, खुशनुमा शहर है। चलिए मेरा तो फिर भी वैसे भी होम टाउन है, तो यहाँ इसके लिए थोड़ा सा लगाव ज्यादा है। ठीक है, तो नॉट बीइंग बायस्ड ऑन दैट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट EGR। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के बारे में नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले एक बार अपन इसको कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो बच्चों मैं बात करूं कि मान लीजिए या तो मैं कोई भौतिक रूप से सोना खरीदूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, जैसे ये माउस है, तो मान लीजिए इस माउस ये है सोने का है, ये क्या है? माउस जो है ये किसका है? सोने का है। अब मान लीजिए या तो मैं इसका व्यापार करूं, लेकिन इसका व्यापार करता हूं तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा एसोसिएटेड है, लेकिन इससे मैं ज्यादा स्मूथली व्यापार नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, जितने स्मूथली मैं एक किसी शेयर या इन सबको मोबाइल से कर सकता हूं, उतने स्मूथली इसको तो हर जगह लेके तो नहीं घूम सकता मैं। क्लियर है? तो मान लीजिए अगर मुझे इसी का व्यापार करना है, तो मैं क्या करूंगा सर? इसके तहत क्या होता है कि सर जो सोना है, कौन सा सोना? भौतिक सोना, फिजिकल गोल्ड, ये मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सेबी के पास जाता हूं।
ठीक है, सेबी या फिर सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज। सेबी या फिर सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज या वॉल्ट मैनेजर्स के पास जाता हूं और मैं कहता हूं कि भैया आपकी ये जो तिजोरी है, आपका ये जो वॉल्ट है, तिजोरी है, इसके अंदर ये जो मेरा भौतिक सोना है, इसके अंदर ये जो मेरा भौतिक सोना है, क्या आप इसको जमा कर लीजिए। ठीक है, क्या है, इसको आप क्या कर लीजिए, जमा कर लीजिए। अब मान लीजिए जो भौतिक सोना है इसका वजन है बच्चों 1 किलो। कितना है, 1 किलो। कितना वजन है, 1 किलो। तो मुझे इस जो मैंने जमा कराया है उसके बदले, इस जमा के बदले आप मुझे क्या दे दीजिए, एक रसीद दे दीजिए। और उस रसीद पे मान लो ऐसे लिखा हुआ हो 1 kg गोल्ड। ठीक है, और मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ हो मेरे नाम से। ठीक है, 1 किलो गोल्ड मेरे नाम से है, इस वॉल्ट के अंदर जमा है। तो ये हो गई एक सिचुएशन। ठीक है, तो मान लीजिए क्या हुआ कि अब मान लीजिए मेरे पास ये रसीद पड़ी है, तो ये मेरे नाम से ही है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे जरूरत पड़ी, तो मान लीजिए मैंने क्या कहा, आशीष सर से कहा, आशीष सर से मैंने कहा कि सर एक काम करो आप, कि सर ये आप रख लो, ये रसीद आप रख लो, और इसके बदले क्या होगा सर, मान लीजिए अभी जो है सोने की रेट चल रही है 1,31,000। ठीक है, किस पे, पर 10 ग्राम पे है, पर किस पे, 10 ग्राम पे है। तो मैं कहूंगा सर 1 किलो पे कितनी मिल जाएगी, बताओ। इतना तो कर सकते हो आप। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि 1 करोड़ रुपए का सोना हो गया। मान लीजिए कितने का हो गया, 1 करोड़ का सोना हो गया। भैया वापस सचमुच में ऐसा है नहीं, कहीं 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 कंप्लेन वम्प्लेन कर दो। तो मैंने कहा सर ये रसीद की वैल्यू भी कितनी हो गई, इस रसीद की वैल्यू सर है 1 करोड़ रुपए, बट ये क्या है सर, डेली चेंज हो सकती है। डेली चेंज हो सकती है, क्यों डेली चेंज हो सकती है, किस पे सर, सोने के भाव के अकॉर्डिंग। तो मैंने आशीष सर को कहा कि सर ये रसीद पकड़ो और इसके बदले मुझे क्या दे दो, 1 करोड़ दे दो। सर ये रसीद पकड़ो, इसके बदले मुझे क्या दे दो, 1 करोड़ दे दो। मतलब आशीष सर ने ले लिए, मान लीजिए आशीष सर ने वो रसीद रखी, उनको पता है इसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो उसके बदले मुझे 1 करोड़ दे दिए। अब सर के पास वो रसीद आ गई, तो अब मान लीजिए वो क्या हुआ, आशीष सर को भी जरूरत पड़ गई पैसों की। तो आशीष सर ने मान लीजिए आपके, ठीक है, सत्यपाल सर को कहा। तो यहाँ पे आशीष सर ने कहा कि भैया एक काम करो कि सर सत्यपाल सर आप रख लो। अब मान लीजिए क्या हुआ, डेली चेंज होगा, और इस टाइम पे जो सोने का भाव है, सोना जो है वो बच्चों ऐसा हो गया 1.5 करोड़ रुपए किलो हो गया। तो अब क्या होगा, सत्यपाल सर अगर ये रसीद को खरीदते हैं, इस रसीद को सत्यपाल सर खरीदते हैं, तो ये जो पैसा है, ये जो पैसा है कितना सर, 1.50 करोड़, ये किसके पास चला जाएगा, आशीष सर के पास चला जाएगा। इसके तहत क्या होगा सर, इस तरीके से क्या हो सकता है सर, इसका व्यापार हो सकता है। इस तरीके से क्या हो रहा है, व्यापार ही तो हो रहा है। ऑल दिस इज कॉल्ड अ ट्रेड। ट्रेड ही तो हो रहा है, व्यापार ही तो हो रहा है। अब मान लीजिए व्यापार अगर ये हो रहा है, इन दी एंड मान लीजिए सत्यपाल सर को अब किसी को बेचना नहीं है, लेकिन सत्यपाल सर को भौतिक सोना चाहिए। ठीक है, तो फिर सत्यपाल सर क्या जाएंगे, वापस से सत्यपाल सर जाते हैं यहाँ पे सेबी के पास। क्या है, ये रसीद दो, ये जो रिसिप्ट है इसको यहाँ पे जमा कराएंगे, और इसके बदले सेबी उनको भौतिक सोना, जितना मूल्य चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग भौतिक सोना उनको प्रदान कर देगी। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है बेटा आपके EGR, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। मतलब कि सारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हो रहा है। एक्चुअल में भौतिक सोना किसी ने किसी को नहीं बेचा है, मैंने जमा कराया था, मैंने आशीष सर को रसीद दे दी, आशीष सर ने उस रसीद के बदले मुझे पैसे दे दिए, फिर आशीष सर को जरूरत पड़ी तो आशीष सर ने उस रसीद को सत्यपाल सर को दे दिया, सत्यपाल सर ने उस रसीद के बदले उनको पैसे दे दिए। और मान लीजिए कि अब सत्यपाल सर को भौतिक सोने की जरूरत है, कि मान लीजिए उनको कोई ज्वेलरी वगैरह बनवानी है, उनको शौक चढ़ गया कि मान लीजिए मैं इतनी मोटी सोने की चैन पहनूंगा, बप्पी लहरी को भी मुकाबला दूंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो सेबी के पास गए या वॉल्ट मैनेजर के पास गए, और उस पर क्या बोला कि ये पकड़ो भाई रसीद, इसके बदले जो सोना है वो मुझे दे दो। क्लियर हुआ, तो इस तरह से इसका व्यापार हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक बार अटेम्प्ट करते हैं अपन। ये फिजिकल गोल्ड का मालिकाना हक को दर्शाते हैं, सीधी बात है। हाँ सर बिल्कुल दर्शा रहे हैं। सर मैंने जब जमा कराया था मेरा सोना, तो उसके बदले मुझे रसीद मिली, तो उस पर मेरा नाम होगा। अब मैंने वो रसीद किसको बेच दी, आशीष सर को, तो अब उस मालिकाना हक पे किस पर नाम होगा, आशीष सर का। आशीष सर ने जब वो चीज सत्यपाल सर को बेच दी, तब उस पर किसका नाम होगा, सत्यपाल सर का। मतलब कि क्या हो रहा है सर, भौतिक सोने की मालिकाना हक को दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है।
ठीक है। देन सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर जमा किए गए सोने को के लिए स्टोरेज सर्विस देते हैं। ठीक है, मतलब कि हाँ सर बिल्कुल सही है सर, सेबी देता है या फिर सेबी के द्वारा पंजीकृत जो भी कंपनीज हैं जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज हैं वो ये सब काम करती हैं। बिल्कुल सही है सर। दूसरे फाइनेंशियल असेट्स की तरह इनकी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती सर? करी जा सकती है। हमने क्या किया है सर? ये तो चलो हम आपस के हो गए ना। ठीक है, टीम एक्सपर्ट ने एक्सपर्ट ट्रेडिंग करके यहाँ पे काम चला दिया। नहीं तो क्या हो सकता है, मान लीजिए आपको चाहिए हो सकता है, मैं तो आपको भेज दूंगा भैया, आ जाओ स्टॉक एक्सचेंज पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाता है। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है तो केवल 3। ठीक है, they represent the ownership of physical good, that is correct. SEBI register vault managers provide storage services for the deposited, that's only correct. They cannot be traded on stock exchange like other financial state, no that is not correct. And यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा है, तो ओनली थर्ड। चलिए बच्चों, इससे आगे चलते हैं अब अपन। इंडिया हैज अग्रीड टू जॉइंटली डेवलप्ड सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट विद विच कंट्री ड्यूरिंग पीएम मोदीज रिसेंट विजिट। देखिए आपको पता है पीएम मोदी की यहाँ पे रिसेंट विजिट से क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि वो आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को शो करता है, आपकी करंट अफेयर्स की अवेयरनेस को शो करता है। तो यहाँ आप समझिए क्या हो जाता है बच्चों, प्रधान मोदी की हालिया यात्रा के दौरान भारत में सबांग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किया गया है बच्चों हमारा इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ किया गया है। आपको ध्यान होगा हमारे पास अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, उसी के अंदर सबसे जो दक्षिणी छोर है सर, उसी के अंदर दक्षिणी छोर पड़ता है बच्चों हमारा कार निकोबार। और उसी के अंदर भारत का सबसे दक्षिणी छोर पड़ता है जिसको कहते हैं बच्चों इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी इंदिरा पॉइंट से लगभग जो है बच्चों 80 km की दूरी के आसपास, नॉटिकल माइल्स की दूरी के आसपास पड़ता है सबांग पोर्ट। ठीक है, सबांग पोर्ट पड़ता है कौन से देश के अंदर? इंडोनेशिया के अंदर। यही भारत की जो पकड़ मजबूत बनाता है बच्चों किसमें? मलक्का जलडमरू मध्य के अंदर, मतलब कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ है। फिर अब यहाँ पे देखिए विंबलडन, मैंने कहा स्पोर्ट्स से तो काफी ज्यादा इवेंट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विंबलडन के रिगार्डिंग पूछा गया तो इसको अपन दोनों तरीके से कर लेते हैं। एक बार अगला क्वेश्चन हिंदी के स्टेटमेंट में है उसको साथ कर लेते हैं। विंबलडन और इसके हालिया विजेताओं, ठीक है, हालिया विजेताओं के संबंध में, ठीक है, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंबलडन एंड इट्स विनर्स। ठीक है, इटली के यानिक सिनर, ठीक है, इटली के यानिक सिनर और चेक रिपब्लिक की लिंडा नॉस्कोवा ने क्रमशः क्या जीता है? इन्होंने पुरुष का खिताब जीता है और इन्होंने, ठीक है, मैन सिंगल्स का और इन्होंने विमेल सिंगल का, पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता। ये स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए। विंबलडन एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। विंबलडन क्या है सर? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। 1877 के अंदर ये शुरू हुआ था पहली बार। ठीक है, लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ था, जहां पे फर्स्ट टाइम जो है क्या की गई थी बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या की गई थी? सबसे पहली बार टेनिस की बड़ी मेजर लीग चैंपियनशिप हुई थी। तो सबसे पुराना यहाँ पे क्या है? टेनिस टूर्नामेंट है ये। क्लियर कि जो, और फिर ये है इसके अंदर खास बात है कोर्ट होता है बच्चों जहां पे ये खेल खेला जाता है। तो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर बाकी 3 तो किस पर है? डस्ट पे, मतलब कि मड पे, यानी कि मिट्टी के में कोर्ट में खेले जाते हैं। ये अकेला ऐसा है जो ग्रास सेंटीमीटर पे, ग्रास पे खेला जाता है। ठीक है, ग्रास पे खेला जाता है। 8 mm ग्रास होती है, याद रखिएगा। ग्रास की लेंथ भी अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, तो अगर पूछने पे आए तो कुछ भी पूछ ले कि सर ग्रास की जो लेंथ है वो कितनी होती है, वो है बच्चों 8 mm की ग्रास में। ठीक है, एक मात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो घास के कोर्ट पर खेला जाता है। सही है, और ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट भी है। बिल्कुल सही। 1877 के अंदर ये शुरू हुआ था, कहाँ के पे? लंदन में। ये स्टेटमेंट में मेरा बिल्कुल सही हो जाता है। फिर देखो मैंने बताया था 4 ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित काला अनुक्रमिक, ठीक है, काल अनुक्रमिक क्रम में आयोजित होते हैं, मतलब कि एक शेड्यूल के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है विंबलडन, फिर बोल रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर बोल रहा है फ्रेंच ओपन और फिर बोल रहा है यूएस ओपन। ये गलत है, ये गलत हो जाता है सर। 4 बड़े इवेंट तो है, तो सबसे पहले होता है बच्चों ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ओपन। उसके बाद होता है बच्चों फ्रेंच ओपन। उसके बाद क्या होता है? फ्रेंच ओपन होता है। उसके बाद होता है बच्चों कब? विंबलडन। और इन दी एंड होता है बच्चों लास्ट के अंदर यूएस ओपन।
ठीक है, सीक्वेंस याद रखना, कई बार सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाती है। फिर सर 1877 में आयोजित पहले विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल और महिला एकल दोनों की स्पर्धा शामिल थी, नहीं सर ये गलत है। 1877 में केवल और केवल पुरुष एकल शामिल था, मैन सिंगल्स था। यहाँ पे विमेन सिंगल्स कब चालू हुआ, 1884 से, 1884 से चालू हुआ था, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर कई बार देखो स्पोर्ट्स की टर्म से पूछ लेता है कि टेनिस में ड्यूस का अर्थ है 40-40 का स्कोर, मतलब कि एक प्रतिद्वंदी और दूसरा प्रतिद्वंदी दोनों ने 40-40 के पॉइंट अचीव कर लिए हैं, और इसके बाद इनको अब जीतना है तो लगातार 2 पॉइंट क्या करने पड़ेंगे, स्कोर करने पड़ेंगे, जिसके बाद खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए लगातार 2 अंक जीतने होते हैं, लगातार 2 अंक जीतने होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, तो सर 1, 2 और 5, यहाँ पे केवल 1, 2 और 5 हो जाता है, तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और आपका इकोनॉमिक सेंट्रिक क्वेश्चन है कि भारतीय रुपए के मूल्यह्रास मतलब कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखो जो एक होता है आपका डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, एक होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है सर, अंतरराष्ट्रीय कारकों पर, अदर फैक्टर्स, यहाँ पे सप्लाई साइड फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इस पे डिमांड और सप्लाई का एक रूल लग जाता है कि मान लीजिए क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे क्या है, दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं के अंदर कुछ इस तरह का जो है मैकेनिज्म सेट है कि अगर वर्ल्ड में कहीं भी उथल पुथल होती है तो जितने भी निवेशक होते हैं अपने निवेश को निकाल के कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यूएस के बॉन्ड मार्केट के अंदर निवेश करते हैं। ठीक है, अगर निवेश करना है अमेरिका के मार्केट के अंदर तो यहाँ पे अमेरिका किस करेंसी में करना पड़ेगा सर, पहली बात तो यह है मुझे डॉलर में करना पड़ेगा। अगर अभी भी मैं बात करूं कि वैश्विक स्तर पर एकमात्र स्वीकारी जाने वाली करेंसी कौन सी है, ग्लोबल करेंसी, सर अभी भी डॉलर है, कि हर ट्रेड आपको किस में करना पड़ता है, डॉलर में करना पड़ता है, तो डॉलर की मांग हमेशा बढ़ी हुई रहती है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभी अगर हमारे पास ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे कच्चा तेल है, अभी ईरान वगैरह की वजह से यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो क्या हुआ है, ईरान की वजह से स्ट्रेट ऑफ जो है कौन सी, हॉर्मुज बंद हो गई है, और हॉर्मुज बंद हो गई है तो यहाँ पे जो है कच्चे तेल को निर्यात आयात करने की जो लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, अब हमें पहले $60 देने पड़ते थे, अब $100 देने पड़ रहे हैं, मतलब हम $40 ज्यादा मांग रहे हैं, $40 की जरूरत ज्यादा है तो हम मांग क्या करेंगे, डॉलर की बढ़ाएंगे, और किसी भी चीज की मांग बढ़ेगी तो कीमत तो बढ़ेगी। अब अगर डॉलर महंगा होगा तो सर रुपया तो कमजोर होगा ही होगा। ये होता है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। अब समझिए इसमें क्या है कि ये रुपए के मूल्यह्रास, रुपए का मूल्यह्रास अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यात को अपेक्षाकृत सस्ता बनाता है, ये बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट्स क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स यहाँ पे हमारे सस्ते हो जाते हैं। देन रुपए का मूल्यह्रास भारत के लिए आयात को महंगा बनाता है, हाँ सही बात है सर। क्या हो जाएगा, अगर डॉलर महंगा हो रहा है रुपया सस्ता हो रहा है तो ये मान लीजिए ना, पहले $100 खर्च करने, $1 खर्च करने पे, ठीक है, आपको कितने मिलते थे, $90 मिलते थे। अब $1 खर्च करने पे $100 मिलेंगे, तो पहले आप $90 का सामान खरीदते थे, अब आप $100 का सामान खरीदोगे, तो मतलब कि क्या होगा, सामने वाला यहाँ से सस्ता मंगाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे और एक्सपोर्ट हमारे बढ़ भी जाते हैं, मतलब कि निर्यात हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम वहां से $90 खर्च करने पर $1 की कोई सामान ले पा रहे थे, लेकिन अब $100 पे, $100 खर्च करने पड़ रहे हैं हमें, 90 की जगह कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, $100 खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर, वहां तो सामान महंगा आएगा, मतलब कि वहां से अगर हम मंगाएंगे तो हमारे लिए महंगा आएगा, तो हमारे क्या हो जाते हैं, आयात महंगा हो जाता है। बिल्कुल सही है। फिर रुपए का मूल्यह्रास आयातित कच्चे तेल की घरेलू लागत को बढ़ा सकता है, ये तो पता ही है आपको, आपके खुद इफेक्ट देख रहे हो, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, और आपकी गैस वगैरह महंगी हो गई है। तीनों सही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, 1, 2 और 3। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि क्या है बच्चों, एसएससी एक्सपर्ट का ऑनलाइन एसएससी फाउंडेशन बैच आ चुका है, ओनली एट ₹1999। और याद रखिएगा टीम एक्सपर्ट आपके साथ है, एक्सपर्ट टीम आपके साथ है, और जो है हमारा एप्लीकेशन है उसका नाम भी क्या है, टीम एक्सपर्ट। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, रिगार्डिंग दी ऑफर्स, रिगार्डिंग दी सीरीज, रिगार्डिंग योर डाउट, ठीक है, तो इस पे आप जो दिए गए यहाँ पे जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उन पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का 130वां, ठीक है, संशोधन बिल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल 138 अमेंडमेंट बिल 2025 पे
ये बात करता है बच्चों क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। क्या बोल रहा है ये बिल? 30 दिन तक कंटिन्यूअस डिटेंशन के बाद मिनिस्टर्स के ऑटोमेटिक रिमूवल का प्रावधान रखता है। मतलब कि सर कोई भी मंत्री अगर 30 दिन से लगातार जेल में है तो 31वें दिन उसकी जो सदस्यता जो है किसी भी हाउस, एमपी हो एमएलए हो, दोनों सदन से यहाँ पे खत्म हो जाएगी। क्लियर है? तो पहली बात बिल्कुल सच है। दूसरा बोल रहा है ये बिल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू होता है। नहीं सर, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो नहीं लागू होता है सर, ये राज्य सरकारों पर भी लागू होता है। ठीक है, तो दूसरा मेरे पास यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर पूछ रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 30 दिन डिटेंशन के बाद रिजाइन करना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 31वें दिन 31st डे ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन हो जाएगा। ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब समझिए ये बिल कन्विक्शन के बिना रिमूवल की अनुमति देता है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स उठाए गए। मतलब कि क्या हुआ है सर, कन्विक्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। कन्विक्शन मतलब कि जुडिशियल प्रोसेस नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी को किसी ने जो है नकली केस के अंदर फंसा दिया, ठीक है, ऐसा होता ही आपको पता है पॉलिटिकल टेंट्रम्स इन इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो यू नो दैट के बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी मंत्री को जबरदस्ती झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया है और अभी तक उसको कोर्ट के अंदर कोर्ट में ट्रायल के लिए कन्विक्ट होने के लिए नहीं लाया गया है, यानी कि उसको अभी तक दोषी करार नहीं दिया गया। जेल जाने का मतलब दोषी होना तो नहीं होता। अरे जेल जाने का मतलब दोषी होना तो नहीं होता है ना। फिर इस हिसाब से तो आप देखोगे तो हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वो सब जेल गए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए कोई जो आवाज उठाते हैं, टीचर्स हो जाते हैं, आप खुद जब आपके लिए आवाज उठाते हो तो आप तो सही कर्म के लिए उठा रहे हो ना। इसका मतलब अगर 30 दिन से जेल में पड़े हो तो आपका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप दोषी थोड़ा ना करार हुए। दोषी करार करने का हक किसके पास है? न्यायपालिका, मतलब कि आपके कोर्ट के पास है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि सर अगर दोषी भी नहीं है और 30 दिन तक जेल में लगातार पड़े हैं, डिटेंशन में पड़े हैं, तो क्या हो जाएगी? आपकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं सर? यहाँ पर जो है संवैधानिक कंसर्न्स जो है वो उठाए गए हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? सही उत्तर तो एक और दो सही है, केवल एक, तीन और चार सही है। बिल्कुल हाँ, केवल एक, तीन और चार सही है। चलिए अगले पर देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पूछ रहा है पहला कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी मतलब कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात कर रहा है। ठीक है, जो माइनॉरिटीज रहती है हमारे यहाँ पे इंडिया में। कितने टाइप की माइनॉरिटीज है सर? दो टाइप की माइनॉरिटीज है। पहली है मेरी धर्म के आधार पर, दूसरी है मेरी भाषा के आधार पर। एक है मेरी सर माइनॉरिटीज जो जनसंख्या के अंदर कम है लेकिन उनका धर्म अलग है, तो उनको हम माइनॉरिटीज कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। दूसरे होते हैं सर मेरे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। तो याद रखिएगा इंडिया में कितने टाइप की माइनॉरिटीज है? दो टाइप की माइनॉरिटीज है। ठीक है, एनसीएम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे 1992 में स्थापित किया गया। सर पहला सिस्टम तो अगर आपको पता भी नहीं हो तब भी गलत कर सकते हो, लेकिन आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। संवैधानिक बॉडी, ठीक है, संवैधानिक बॉडी का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है सर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसका जो मेंशन है सर इसे जो है अंकित किया गया था संविधान में। अब ये कह रहा है या तो दूसरी लाइन गलत है या पहली लाइन गलत है। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है यहाँ पे। क्या है सर? ये गैर संवैधानिक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट से पास किया गया है। कौन सा एक्ट है सर? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992। और इसके तहत जो पहला आयोग है वो गठित कब हुआ था? पहला आयोग गठित हुआ था बच्चों यहाँ पे हमारा कब? 1993 के अंदर। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो सर ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। फिर इस कमीशन के अंदर कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं सर? इसके अंदर 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य के अंदर कितना है सर? एक तो मेरा चेयरमैन हो जाता है, एक ही हो गए, प्लस यहाँ पे एक वाइस चेयरमैन हो जाता है और इसके अलावा 5 सदस्य हो जाता है। तो कुल मिला के कितने हो गए? टोटल 7 सदस्य हो गए। तो मेरा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। फिर यहाँ पे सर माइनॉरिटीज के अंदर मैंने कहा था धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पे 2014 में जैन कम्युनिटी को किसका स्टेटस मिला है? माइनॉरिटी का स्टेटस मिला है। क्लियर है? फिर इसके अलावा एनसीएम का कार्य माइनॉरिटीज के अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करना है। बिल्कुल सही है सर कि सर अगर क्या है अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भी, उनके अधिकारों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए कौन है सर? ये आयोग जो है वो यहाँ पे जांच पड़ताल करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेरे से कि सही विकल्प चुनिए, तो केवल 2, 3 और 4 मेरे लिए सही विकल्प हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप, देखिए सारे टूर्नामेंट हुए हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर अपना सेकंड वर्ल्ड कप टाइटल जीता। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, ये पहला 48 टीमों का फीफा वर्ल्ड कप था जिसे यूएस, कनाडा
और मैक्सिको ने को होस्ट किया। कोस्ट का मतलब होता है कि सर टूर्नामेंट था, ठीक है, यहाँ एक कुछ मैचेस यहाँ पे यूएस के अंदर हुए हैं, कुछ मैचेस उससे ऊपर कनाडा में हुए हैं, और कुछ मैचेस उससे नीचे मैक्सिको के अंदर हुए हैं। क्लियर है? तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी मेरे लिए सही है। फिर किलियान एम्बापे फ्रांस के प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, उन्होंने गोल्डन बूट जीता और ये इसे लगातार जीतने वाले दूसरे के, ठीक है, बैक टू बैक विनर है, 2 बार इन्होंने लगातार जीता है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरा बिल्कुल सही है। फिर स्पेन वर्तमान में पुरुष वर्ल्ड कप और महिला वर्ल्ड कप दोनों ही फीफा वर्ल्ड कप को लगातार जीतने वाला, मतलब कि पहले उन्होंने यहाँ पे महिला वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद यहाँ पे फीफा का पुरुष वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, लगातार होल्ड रखने वाला एकमात्र देश है। ये स्टेटमेंट में बिल्कुल मेरी सही है। यहाँ पे पूछ रहा सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प सही है। चलिए अगला, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट है 1954 में अंदर ये शुरू किया गया था इन्हें, और तब उस टाइम पे इनका नाम नेशनल फिल्म अवार्ड्स नहीं था, क्या था, स्टेट अवार्ड्स था। क्या था? स्टेट अवार्ड्स था, तो पहला सही है। अब पूछ रहा है अवार्ड्स केवल फीचर फिल्म कैटेगरी में ही दिए जाते हैं, नहीं, गलत है। यहाँ पे जो है फीचर का मतलब होता है कॉमर्शियल फिल्म, ठीक है, फीचर का मतलब होता है जो आपके हॉल्स वगैरह के अंदर लगती है, उन फिल्मों को क्या कहते हैं, फीचर फिल्म्स कहते हैं। इसके अलावा बच्चों नॉन फीचर, नॉन फीचर मतलब कि जो आपके फिल्म फेस्टिवल होते हैं उनमें लगने वाली फिल्म है, नॉन फीचर फिल्म्स प्लस बेस्ट राइटिंग, इन 3 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे दिया जाता है। तो केवल तो गलत हो जाता है, तो यहाँ पे दूसरा ये हो जाता है। फिर आर्टिकल 370 बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म्स के नाम से पुरस्कार मिला, यामी गौतम को इसके लिए अवार्ड मिला गया है, ठीक है, बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का भी उनको अवार्ड मिला है, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 370 है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको अवार्ड मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। मामूटी मैंने बताया था इनको जो है पद्म, ठीक है, पद्म अवार्ड भी मिले हैं, उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले हैं, ठीक है। कौन सी मूवी इनकी, एक मूवी है बच्चों ब्रह्म युगम, कौन सी है, ब्रह्म युगम, मलयालम मूवी है, इसके लिए इनको यहाँ पे बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन को एक मूवी है आपकी चंदू चैंपियन, उसके लिए मिला गया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा चंदू चैंपियन, ठीक है। चलिए फिर इसके अलावा हालांकि जो है नेशनल सॉन्ग का अवार्ड भी यहाँ पे किसको है, देयर इज वन, आज की रात, ठीक है। चलिए वो तो वो नहीं पूछेगा यहाँ पे, ठीक है, पूछ तो सकता है बच्चों, क्योंकि जब एसएससी कुछ टाइम पहले ये पूछ सकता है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, इस गाने के लेखक कौन है, तो ये भी पूछ सकता है। चलिए तो सही विकल्प पूछा है यहाँ पे, फोर्थ भी सही है मेरा, तो सेकंड के अलावा बाकी सब सही है, मतलब केवल 1, 3 और 4। आगे चलते हैं बच्चों, अगला, लोथल और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एनएमएचसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता, वर्ल्ड की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन को शोकेस करने के लिए यहाँ पे हमने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की, कहाँ पे, गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ है, कौन सी साइट को दिखाता है सर, आईवीसी की लोथल को दिखाता है, ठीक है। लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर था जो लगभग 2400 बीसी, मतलब 2400 ईसा पूर्व पहले विकसित हुआ, के आसपास विकसित हुआ, बिल्कुल सही है सर। लोथल में के अंदर जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना मानव निर्मित क्या है, बंदरगाह है, मैन मेड डॉकयार्ड है, बिल्कुल सही है सर, ये फीचर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिसे कब अप्रूव कर दिया गया था, 2024 में अप्रूव कर दिया गया था, बिल्कुल सही है सर ये। फिर लोथल को पहले ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है, नहीं सर, सूची के अंदर शामिल है, सूची में शामिल है, दर्जा नहीं मिला, सूची में शामिल है, विश्व धरोहर की सूची के अंदर शामिल है यूनेस्को की। क्लियर है? तो यहाँ थर्ड स्टेट में मेरा गलत हो जाता है। फिर लोथल का मतलब बच्चों गुजराती के अंदर होता है मुर्दों का गढ़, ठीक है, मतलब कि माउंट ऑफ डेड, गुजराती के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसी एक साइट और है बच्चों आपकी आईवीसी की, जिसको बोलते हैं बच्चों मोहनजोदारो, जिसपे मूवी भी देखी होगी। मोहनजोदारो का मतलब भी सेम होता है, माउंट ऑफ डेड। बोले सर सेम मतलब कैसे हो सकता है, बच्चों ये जो है गुजराती लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, और ये जो है बच्चों सिंध लैंग्वेज के अंदर है, सिंधी के अंदर है। क्लियर है? याद रखिएगा, कई बार यहाँ भाई अब जो है एलिमिनेशन का गेम है ना, अब जो है आपका एग्जाम जो है वो सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, एलिमिनेशन के लिए होता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन कहाँ कर पाओगे, जहां आपको थोड़ी चीजें ज्यादा पता है, ठीक है। तो वन मोर फैक्ट इजी टू लर्न, ठीक है, एसएससी एक्सपर्ट एंड यू आर आल्सो बिकमिंग एक्सपर्ट। क्लियर है? तो सही विकल्प चुनिए, क्या है सर, 1, 2, 3 सही है, केवल 1, 2, 3। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। क्लाउड बस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। आपको पता भी हिमाचल के अंदर, असम के अंदर काफी ज्यादा क्लाउड बस्ट हुआ है। क्लाउड बस्ट का मतलब होता है बादल का फटना, बट एक्चुअल सेंस के अंदर इसमें बादल नहीं फटता है। एक्चुअल में क्या होता है सर, किसी भी 20 से 30 किलो स्क्वायर किलोमीटर
20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर वाले इलाकों के अंदर अगर 1 घंटे के अंदर, ठीक है, 100 mm या 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा हो जाए तो उस चीज को कहते हैं अपन क्लाउड बस्ट। ठीक है, तो क्या है मतलब कि क्लाउड बर्स्ट का अर्थ बहुत ही कम समय में अत्यधिक वर्षा होना होता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या होता है बच्चों, एक चीज होती है आपकी ऑरोजेनिक ऑरोग्राफिक रेनफॉल, ऑरोजेनिक पर्वतीय वर्षा जिसको कहते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर जो है, मान लीजिए मैं इस तरह से मैप बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से हवाएं आती हैं। ठीक है, अरे साउथ वेस्ट मानसून ही तो आता है सर, ये आगे हिमालय से टकराता है, मतलब कहूंगा सर ये जो हवाएं आती है कुछ इस तरह से चढ़ती है, पहाड़ों पर ऊपर भी जाएंगी सर। तो क्या होता है, यहाँ जो बादल होते हैं ये ऊपर जाते हैं, और देखो बादलों के अंदर क्या है बच्चों, जो नमी है, ठीक है, जो नमी है उसको सोखने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। मतलब कि अगर एक ऊपर जाके दोनों टेम्परेचर, बादल के अंदर का तापमान और बाहर के वातावरण का तापमान अगर समान हो गया तो बादल क्या करता है, अपनी जो है नमी है वो रिलीज कर देता है, बादल जो है पानी यहाँ पे क्या कर देता है, पानी मतलब वर्षा कर देता है। क्लियर होता था यहाँ पे। फिर इस तरह से क्या होता है, हमेशा ये ज्यादातर हमें पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है, और जब इस साइड चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों शैडो जोन, छाया क्षेत्र। और इस जगह पे नो रेनफॉल। तो आप देखोगे तिब्बत है जो इस तरफ वाला, हिमालय के उस पार वाला इलाका है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, लेकिन हिमालय के ये वाले जो राज्य हैं इनके अंदर क्या होती है, बारिश बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पे, इसमें वर्षा की तीव्रता लगभग 100 मिमी प्रति घंटा से अधिक होती है, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तीनों कथन सही है, तो मेरा 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए, अगला पूछ रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आपको पता है अभी हाल फिलहाल जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, ठीक है, जो है कायदे से तो उसको 6 बार मिलना चाहिए, लेकिन 4 बार साल के अंदर मिलना जरूरी है एज पर क्वार्टरली बेसिस, मतलब बाय, ठीक है, यहाँ पे क्या है बाय मंथली मिलना चाहिए, मतलब कायदे से बाय मंथली बात करूँ तो हर 2 महीने में एक बार मीटिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 बार मिलना है, यहाँ पे एमपीसी मौद्रिक पॉलिसी कमेटी, यानी कि मौद्रिक नीति समिति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ पे मीटिंग जरूर करती है, जो डिसाइड करती है आपकी पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट। और यहाँ पे जो है अभी भी रेपो रेट को क्या है अनचेंज रखा गया है, कितनी अभी 5.25%। याद रखिएगा। अब क्या है एमपीसी सर, यहाँ पे जो है 2014 से पहले इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर लीगली कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। यहाँ पे जो है उर्जित आर पाटिल समिति ने क्या किया, यहाँ पे एक सजेशन दिया कि यहाँ पे क्या है, हमें मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क मतलब कि मौद्रिक नीति ढांचा बनाना चाहिए, जिसके तहत आरबीआई को यहाँ पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशनली एज वेल एज लीगली बाइंड किया गया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया, मतलब कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना एज वेल एज विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। ये किसका काम था बच्चों, ये काम था बच्चों आरबीआई का, और उसी के तहत बनाई गई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इस बारे में अपन यहाँ पे बाकी सारी चीजें देखेंगे। इसके अंदर क्या था सर, 6 मेंबर कमेटी थी, जिसके अंदर 3 मेंबर्स किसके हैं, आरबीआई के हैं, और 3 मेंबर्स किसकी ओर से आते हैं, भारत सरकार मतलब कि वित्त मंत्रालय की ओर से आते हैं। क्लियर है, ये याद रखिएगा, पहला सही है। ठीक है, फिर आरबीआई गवर्नर एमपीसी के चेयरपर्सन होते हैं, बिल्कुल सही है सर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आरबीआई गवर्नर होती है। एमपीसी का निर्णय मेजोरिटी वोट से लिया जाता है, मतलब कि सर क्या होता है, 3 आरबीआई के हैं, 3 किसके हैं सर, भारत सरकार की तो सबकी वोटिंग ले ली जाती है। अगर जैसे हुआ, अगर डिसीजन ऐसा है आरबीआई के तीन तीन आ गए, गवर्नमेंट के 2 आ गए, तो क्या होगा, आरबीआई के पक्ष में डिसीजन चलाएगा जो आरबीआई चाहता है। अगर आरबीआई के 2 हुए और गवर्नमेंट के 4 हो गए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो सकता है, 5-1 भी हो सकता है, 6-0 भी हो सकता है। इसके तहत लिया जाता है। बराबरी की होने पर गवर्नर को कास्टिंग वोट मतलब कि अतिरिक्त निर्णायक मत लेने का अधिकार होता है। अगर 3-3 हो गए हैं तो फिर एक अंतिम बार वोट यहाँ पे आरबीआई गवर्नर द्वारा भी दिया जाता है। ये स्टेटमेंट भी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सही कथन को चुनना है अपन को, 1 2 और 3 हो जाता है यहाँ पे। चलिए, अगला देखते हैं। अब बात आती है बच्चों, देखिए आपका जो है सीजेपी वाला प्रोटेस्ट काफी इस बार ट्रेंडिंग में था। ठीक है, सीजेपी वाला जो प्रोटेस्ट है इस बार काफी ट्रेंडिंग में था। चलिए 1 मिनट दीजिए मुझे। हम्म, तो उसके तहत यह है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्टैब्लिश किए गए हैं, किस मामलों के लिए सर, एग्जाम पेपर लीक मामलों के लिए। और यहाँ पे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्वेश्चंस आने आपके लिए चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का उद्देश्य पेंडिंग केसेस का स्पीडी डिस्पोजल करना है, कि सर जो केसेस पहले से पेंडिंग पड़े उनका जल्दी से जल्दी क्या हो सके, स्पीडी डिस्पोजल किया जा सके। बिल्कुल सही है। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ मौजूद है, नहीं सर, यहाँ पे कोई वो नहीं है। यहाँ पे निर्भया योजना है, एक निर्भया स्कीम थी एक, आपको पता है निर्भया दिल्ली रेप केस जो है काफी ब्रूटल और काफी हीनियस क्राइम था। ठीक है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भारत के अंदर रेगुलेट किए गए, जो मुख्यतः किस पे काम करते हैं, हीनियस क्राइम। जैसे हीनियस क्राइम का मतलब होता है सर रेप, मोस्ट हीनियस क्राइम, देन मर्डर,
मर्डर के अलावा अदर क्राइम्स, ठीक है, इन्हीं जैसे कोई बिल्कुल बर्बरता जो किसने प्रहार कर देते हैं वैसे क्राइम्स। इसके अलावा वल्नरेबल वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब कौन कौन सर? महिलाएं, वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज पीपल। वृद्धजनों के अगेंस्ट जो भी क्राइम किए जाते हैं उनको वल्नरेबल ग्रुप्स के मामलों पर फोकस करते हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पे ये भी। ठीक है, तो ये सही पूछा है, तो मेरे पास क्या हो जाता है? एक, दो और एक और तीन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स के, देखो फिर एक और आ गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। ठीक है, कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत, ठीक है, कब हुई? 1930 के अंदर हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुई थी, बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत क्या हुई थी? हैमिल्टन कनाडा के अंदर 1930 के अंदर हुई थी। मतलब 2030 में जो गेम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे? सेंटेनरी गेम्स। सेंटेनरी गेम्स। और इसकी मेजबानी कौन करेगा सर? इसकी मेजबानी करेगा भारत। इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत। आपने वो रील भी देखी होगी जहां नीरज चोपड़ा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उस फ्लैग को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब क्या पूछ रहा है? ये यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित मल्टी स्पोर्ट इवेंट है सर। मल्टी स्पोर्ट इवेंट तो है सर, जैसे ही हमारे ओलंपिक होते हैं, ठीक है, तो ओलंपिक के जैसा ही, मतलब लगभग सिमिलर ही क्या होता है हमारा सर? यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स होता है। लेकिन बच्चों क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो बनाते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस। ठीक है, कौन सा ग्रुप बनाता है, कौन आयोजित करता है सर? कॉमनवेल्थ नेशन। यूनाइटेड नहीं, कौन से? कॉमनवेल्थ नेशंस। सर कॉमनवेल्थ नेशंस का मतलब क्या है? कॉमनवेल्थ नेशंस का मतलब है सर वो देश जिस जो पहले जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन रहे हैं, ब्रिटिश इंपीरियल पावर के अधीन रहे हैं, और आज के टाइम पे इन सब के अंदर पावर रहते हैं, तो सर इनको क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा नहीं, कॉमनवेल्थ के जो है नेशंस के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो क्या हो जाता है मेरा? एक और तीन। चलिए, सारनाथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सारनाथ कहाँ है सर? वाराणसी। कहाँ है सर? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, यूपी के अंदर है। क्लियर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में जो है लोकेशन में बता चुका हूं। अब क्या है? सारनाथ वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बिल्कुल सर सही बात है। और उस उपदेश का नाम क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसी के अंदर सारनाथ के अंदर ही बच्चों पड़ता है हमारा धामेक स्तूपा। धामेक स्तूपा, धामेक स्तूप पड़ता है। उसके अंदर वही एग्जैक्ट लोकेशन थी जहां पे जो है बुद्ध ने अपना पहला ये धर्म चक्र परिवर्तन वाला जो उपदेश है वो यहाँ पे प्रदान किया था। बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए ये ट्रेंडिंग के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा धामेक स्तूपा के अलावा उन्होंने अपने जो है पहले 5 शिष्यों को एकत्रित भी किया था। ठीक है, बुद्ध के पहले 5 शिष्य, पहले 5 शिष्य कहाँ पे एकत्रित किया था? एकत्रित किया था बच्चों यहाँ पे उन्होंने, उसको कहते हैं बच्चों चौखंडी। चौखंडी, चौखंडी है, चौखंडी स्तूपा। ये मिलते हैं, 2 स्तूप मिलते हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अशोकाज लायन कैपिटल, मतलब कि जो अशोक स्तंभ है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो भी सारनाथ से ही संबंधित है। क्लियर है? सारनाथ के अंदर से ही संबंधित है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा सर, धामेक स्तूपा है ये तो बनाया था अशोका ने, और ये बनाया था बच्चों गुप्त पीरियड में, ये गुप्ता वंश ने बनाया था। जो है यहाँ पे जो है इसको कहते हैं अशोक स्तंभ। ये भी हमें कहाँ से मिलता है? सारनाथ से मिलता है। सही पूछा है, एक, दो और तीन हो जाता है। चलिए, फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, परिसीमन से संबंधित है। ठीक है, अब देखो परिसीमन का मतलब क्या होता है सर? किसी भी चीज की बाउंड्री को, किसी भी वस्तु की बाउंड्री को ऑल्टर करना, किसके? किसी ना किसी बेसिस पर। बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर ज्योग्राफिकली ऑल्टर अगर मैं करना चाहूँ, ठीक है, अगर भौगोलिक के आधार पर अगर मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँ, परिसीमन करना चाहूँ, तो आर्टिकल 2 और 3 का यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा सर संविधान के आर्टिकल 81 और 82 और हैं, जो अनुच्छेद 82 के अंदर संसद के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या पुनर्सीमा समायोजन से संबंधित है। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, आर्टिकल 82 डील्स विद द रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शंस टू द लोकसभा। बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का आवंटन वर्तमान, ठीक है, के आधार का, वर्तमान क्या है? जनगणना कितनी है? 2001 की। ये गलत हो जाता है। कौन सी है बच्चों? 1971 की है। कौन सी है? 1971 के सेंसस की है। ठीक है, जनगणना के आधार पर होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर किया गया था। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अभी याद रखिए कब तक के लिए है सर? 2026 के बाद,
पहली जनगणना होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलिमिटेशन को करना ही पड़ेगा, परिसीमन यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अगर जो है करंट गवर्नमेंट इस बिल को पास करा पाए या नहीं करा पाए, 2026 के बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये सारी डिसीजन हो जाएंगे। और ये कब लिया गया था सर, ये 2003 के अंदर जजमेंट लिया गया था, 2003 के अंदर संशोधन करके इसको तय किया गया था। क्लियर है। चलिए अब पूछता है यहाँ पे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट। ठीक है, तो केवल एक और तीन सही पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके आया था अभी यहाँ पे जो है कि इक्वेडोर के अंदर, ठीक है, इक्वेडोर सॉरी हाँ इक्वेडोर के अंदर जो है यहाँ पे क्या आया है बच्चों, कोलंबिया के अंदर क्या आया है, बहुत भारी जो है यहाँ पे भूकंप आया है। और भूकंप कितना, 7.4 मैग्नीट्यूड का, मतलब काफी विनाशकारी भूकंप आया है। उसी से संबंध में क्या है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन जाता है कि एपी सेंटर पृथ्वी की सतह का वह बिंदु है जो फोकस के ठीक ऊपर स्थित होता है। मतलब कि सर क्या होता है कि सर अर्थ के अंदर कुछ भी हलचल होती है तो सर मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर वो किसी चट्टान को खिसका है तो उसको कहा जाता है बच्चों फोकस, और फोकस या फिर हाइपोसेंटर। और जो इसके ठीक ऊपर स्थान होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ सर, इसको कोलंबिया था, ठीक है, तो इसको बोलूंगा बच्चों मैं एपी सेंटर। तो ये बिल्कुल मेरी सही है, बिल्कुल सही है। फिर अर्थ को एक मैग्नीट्यूड लोगारिथमिक स्केल पर व्यक्त की जाती है। बिल्कुल सही है सर, क्या है, लोगारिथमिक लोग, ठीक है, लॉग अर्थमेटिक स्केल पर, मतलब किस पर है, यहाँ पे इसको कहाँ पे क्लियर किया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन बच्चों मैग्नीट्यूड स्केल जो बोलते हैं। ठीक है, इतने मैग्नीट्यूड का आया था, तो यहाँ पे मान लीजिए 6 से 7, मान लीजिए ऐसा है कि 6 मैग्नीट्यूड का जो है भूकंप आया है और किस में आया है, 7 में, 6 से 7 में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि सर 1 डिग्री है, यहाँ पे क्या होगा सर, 10 गुना, 10 गुना तो क्षमता, और मतलब विनाश, विनाश नहीं, विनाश तो ज्यादा होता है, क्षमता, ठीक है, और 32 गुना विनाश मतलब ऊर्जा, इतनी हो जाती है एक से दूसरे के अंदर खिसकने के अंदर। क्लियर है। चलिए आफ्टर शॉक्स केवल अर्थक्वेक के कई अर्थ बाद आते हैं, नहीं 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 सर, क्या आते हैं सर, हैंड टू हैंड भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। छोट तो मान लीजिए जैसे 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, तो मतलब क्या हुआ सर, क्या हुआ, एक बार अगर यहाँ से ऐसे भूकंप चट्टान हिली तो सर ये कंपन करेगी और दूसरी जगह जाएगा। तो मान लीजिए इधर कंपन हुई, इस वजह से क्या हुआ, एक चट्टान और खिसक गई, तो वापस से एक और भूकंप आ गया, फिर इधर कंपन हुई, इस वजह से इधर एक और भूकंप आ गया। तो इस तरह से इसको क्या कहा जाता है, आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। तो कई वर्षों तक नहीं आते, कुछ ही टाइम के अंदर आ जाता है। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 और 2 ओनली। चलिए फिर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल संबंधित 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको पता है वंदे मातरम अभी कितना जो है ट्रेंड के अंदर चल रहा है, मदर आई बोर टू दी, मदर आई बोर टू दी, मतलब कि वो मेरी माँ जिसको मैं नमन करता हूँ, इबादत उसकी मैं करता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग जो है काफी सारे यहाँ पे जो है कंट्रोवर्सी चल रही है और इसको जो है पास कर दिया गया है। क्या करता है सर, ये जो है यहाँ पे हमारा राष्ट्रगान नेशनल एंथम को के बराबर जो है राष्ट्रगीत, मतलब कि नेशनल सॉन्ग को बराबर स्टेटस यहाँ पे प्रदान कर देता है। ठीक है, बराबर प्रोटेक्शन यहाँ पे दे देता है कि पहले जैसे जनगण मन का अपमान करने पर कानूनी प्रावधान था कितना, 3 साल तक की जेल और पेनल्टी, अब जो है वो राष्ट्रीय गीत का अपमान करने पर भी क्या होगी, नेशनल सॉन्ग का अपमान करने पर भी होगी। तो क्या हो जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये वंदे मातरम को नेशनल एंथम के समान कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर है। वंदे मातरम लिखा किसने था सर, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, चंद्र चटर्जी। किसके अंदर सर, सबसे पहले बंगार दर्शन, बंगार दर्शन करके एक उसमें छपा, उसके बाद इसे आनंद मठ में शामिल किया गया। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा। यहाँ पे अगला आ जाता है हमारे पास लॉ लेक। ठीक है, अब क्या है, रामसर साइड से क्या है, भारत की 101th जो है यहाँ पे क्या है, रामसर साइड से कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के स्थित है। और इसके पास जो है कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी के अंदर ही प्रेजेंट है। तो तीनों मेरे यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, 1, 2 एंड 3। चलिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और बचता है कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी प्रस्तावित है। ठीक है, पहले सर क्या था, 33, मतलब कि 33 सुप्रीम कोर्ट जजेस थे, प्लस यहाँ पे सीजीआई थे। ठीक है, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है बच्चों, यहाँ पे 37 कर दिया गया है, 4 जजेस और बढ़ा दिए गए हैं। तो एससी जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस 1 सीजीआई। ठीक है, याद रखिएगा 37 कर दिया है।
चलिए, फिर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मतलब आप जैसे कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो कार्ड स्वाइप भी करते होंगे। कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपका एटीएम बैंक का अलग होता है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है बच्चों? वीजा। मोस्ट ऑफ दैट आप लोगों के अगर जनधन खाते हैं तो रुपए, इसके अलावा मास्टर कार्ड, एमएक्स अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है, वन कार्ड, ये सब अलग अलग तरह के ये कंपनियां क्या करती है, ये एटीएम कार्ड और उसका नेटवर्क बना के देती है। तो सर ये क्या है, ये कोई आपकी सरकारी संस्थाएं तो है नहीं, अगर आपको कोई सुविधा प्रदान कर रही है तो उसके बदले पैसा भी लेंगी। तो जो पैसा इनके द्वारा चार्ज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। हाल ही में सर ये जो कार्ड पे चार्ज किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कहा गया है गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के द्वारा कि अब से हम जो है यूपीआई के ऊपर भी एमडीआर चार्जेस लेंगे 0.4 से 0.25 तक, ठीक है, मतलब 0.25 से 0.40% तक के हम एमडीआर चार्जेस यहाँ पे वसूलेंगे। 0.4% से, सॉरी, 0.25 से 0.4%। किन ट्रांजेक्शन्स पे? सर यूपीआई ट्रांजेक्शन्स। किस पे? अप टू ₹2000, मोर देन, सॉरी, मोर देन ₹2000। 2000 रुपए से ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे उस पे जो है ये लागत जो लगती है, अभी तक तो बैंक, अभी तक कौन दे रही थी? सरकार भुगत रही थी, इसको आरबीआई भुगत रहा था, लेकिन अब जो है कस्टमर से यहाँ पे वसूले जाएंगे। तो क्या है? एमडीआर डिजिटल पेमेंट्स के लिए मर्चेंट्स द्वारा बैंक्स पेमेंट को सर्विस प्रोवाइडर्स को दिए वाले जाना चार्ज है, दिए जाने वाला क्या है बच्चों? चार्ज है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। चलिए बच्चों, क्या है सर? सर सीधी बात है, यहाँ पे जो है एक हमारा लेपर्ड की एक प्रजाति होती है जिसपे छोटी 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 क्लाउड जैसी धारियां बनी हुई होती है, उसी के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे एक प्लान जो है यहाँ पे असेस किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इसके अलावा यूएनडीपी के द्वारा, क्लाउडेड लेपर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान, कैप प्लान। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, जीईएफ, ठीक है, और यूएनडीपी के इनिशिएटिव के तहत तैयार किया गया है। बिल्कुल सही है। इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 14 प्रायोरिटी जो कंजर्वेशन लैंडस्केप है वो सब चिन्हित किए गए हैं। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बिल्कुल सही है ये भी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? मेरे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ तक अपने जो है आज जो है देखिए बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा एसएससी एक्सपर्ट का ऑनलाइन बैच आ चुका है, एसएससी फाउंडेशन एट ₹1,999। ठीक है, डाउनलोड कीजिए, हमारा जो है ऐप है जो यहाँ पे टीम एक्सपर्ट। इसके अलावा अन्य अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये आपके नंबर पड़े हैं, हेल्पलाइन नंबर, पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम है उसके साथ आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, अब याद रखिएगा बच्चों, अपन ने यहाँ पे एक रिकैप कर लिया है पिछले टाइम हमने जितने भी क्लासेस किए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब इसको आप लगातार देखते रहिए ताकि एक बार आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए, और एक बार देखिएगा आप, देखते देखते धीरे धीरे जब आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने बैठोगे तो उनको सॉल्व करना क्या लगेगा आपको? आसान है। तो चलिए बच्चों, इसी नोट पे जो है मैं यहाँ पे क्लास को करता हूँ खत्म। आपसे मिलेंगे बच्चों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।